आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वैज्ञानिक के बारे में जिन्होंने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की खोज की थी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी। सुनने में अजीब लगता है बट यह घटना रियल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, निकोला टेस्ला ने और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल्स जैसे कि एसी करंट और विद्युत अभिनियंत्रण मैकेनिकल इंजीनियर्स के बारे में खोज को हमारे सामने लाया। तो इसी प्रकार इनका एक और खोज था दोस्तों, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का। तो चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी गाइस। तो जो निकोला टेस्ला वैज्ञानिक थे, उन्होंने तारों के बीच बिना वायर के विद्युत शक्ति के संचरण को विकसित करने की परियोजना में लग गए और उन्होंने अपने जिंदगी का बहुत बड़ा समय उसके लिए दिया और उनका विचार था कि वह इसके लिए कॉइल्स का उपयोग करें। उस टाइम जब निकोला टेस्ला अपने विचारों को तैयार कर रहे थे, तब उस टाइम संचार संकेतों को लंबी दूरी तक वायरलेस तरीके से भेजना संभव नहीं था। निकोला टेस्ला ने शुरुआत में ही रेडियो तरंगों का अध्ययन किया था। रेडिएशन के इस नए रूप को उस समय का व्यापक रूप कम दूरी की घटना माना जाता था, यानी कि 1 मील यानी कि 1.5 किलोमीटर के आसपास तक सीमित था। टेस्ला ने कहा कि भले ही रेडियो तरंगों पर सिद्धांत सच थे, बट वह इच्छित उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से बेकार था, क्योंकि अदृश्य प्रकाश यानी कि इनविजिबल लाइट का यह रूप किसी भी अन्य विकिरण की तरह दूरी पर कम हो जाएगा और सीधी रेखाओं तक यात्रा करेगा। 1890 के दशक के टाइम टेस्ला इस विचार पर काम कर रहे थे कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके माध्यम से लंबी दूरी तक इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जा सके, और उन्होंने रेजोनेंस ट्रांसफार्मर और मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर की स्थापना सहित उन प्रयोगों पर काम करना शुरू कर दिया। और उस टाइम के एक वैज्ञानिक ह्यूस्टन स्ट्रीट लैब, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी को दूर दूर तक भेजने के लिए इलेक्ट्रोडों को कम दबाव वाले क्षेत्र यानी कि ऊंचाई तक रखना पड़ेगा, जो कि 9000 मीटर के ऊपर था। उसकी सहायता से लंबी दूरी तक उच्च वोल्टेज यानी कि लाखों वोल्ट वाले इलेक्ट्रिसिटी को भेजने में आसानी होगी। फिर टेस्ला ने 1899 के दौरान कोलोराडो स्प्रिंग्स में उच्च ऊंचाई पर एक प्रायोगिक स्टेशन स्थापित कर दिया और उन्होंने वहां कई बड़े कॉइल्स को सुरक्षित रूप से संचालित करवाया, और उन्होंने एल पासो पावर कंपनी के लिए मुफ्त में एसी करंट की आपूर्ति की व्यवस्था की थी। और उन्होंने अपने प्रयोगों की वित्त पोषण यानी कि अपने प्रयोगों के खर्च के लिए जॉन जैकब स्टोर से $1 लाख यानी कि आज के टाइम पर $35,70,000 के निवेश के लिए उसको राजी कर लिया, और उन्होंने इस पैसे का उपयोग अपने कोलोराडो स्प्रिंग्स प्रयोगों में किया। और उन्होंने पाइक्स पीक से लेकर पेरिस तक सिग्नल प्रसारित करने के लिए वायरलेस टेलीग्राफ प्रयोगों के लिए योजना बनाई। उसके बाद जब टेस्ला अपने लैब में जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो एक्सपेरिमेंट के दौरान टेस्ला ने अपने रिसीवर से असामान्य सिग्नल देखे और उन्होंने अनुमान लगाया कि यह किसी अन्य ग्रह से संचार हो सकता है, जैसे कि लाइक एलियन। उन्होंने दिसंबर 1899 एक रिपोर्टर और दिसंबर 1900 में रेड क्रॉस सोसाइटी को एक पत्र लिखा जिसमें उसने इसके बारे में जिक्र किया है। फिर टेस्ला ने द सेंचुरी मैगजीन के संपादक के साथ बात करके वहां के फोटोग्राफर को वहां की तस्वीर लेने के लिए कहा और उसे कोलोराडो भेज दिया। और जून 1900 के संस्करण में यह छापा गया कि मानव ऊर्जा बढ़ाने की समस्या, यह हेडिंग डाल के लोगों तक पब्लिश किया गया और वायरलेस सिस्टम की श्रेष्ठता के बारे में बताया गया जिसकी उन्होंने कल्पना की। उसके बाद टेस्ला ने वायरलेस ट्रांसमिशन की एक व्यवहार्य प्रणाली को ढूंढने के लिए न्यूयॉर्क में पूरा चक्कर लगाया। फिर उन्हें वाल्डोर्फ के एस्टोरिया के पाम गार्डन को चुना। उसके बाद मार्च 1901 में उन्होंने जेपी मॉर्गन से किसी भी वायरलेस पेटेंट के 51% हिस्से के बदले में $1.5 लाख यानी कि आज के टाइम पर $52,76,000 प्राप्त किया, और उन्होंने शोरम न्यूयॉर्क में वार्डेन क्लिफ टावर सुविधा के निर्माण की योजना बनाना शुरू किया, जो कि लॉन्ग आइलैंड के उत्तरी तट पर शहर से 100 मील दूर यानी कि 161 किलोमीटर पूर्व दिशा में बनाना शुरू किया। उसके बाद जुलाई 1901 तक टेस्ला ने मार्कोनी के रेडियो आधारित सिस्टम से आगे निकलने के लिए एक अधिक शक्तिशाली ट्रांसमीटर बनाने की योजना पर विस्तार किया, बट उस टाइम टेस्ला के पास उधार लिए हुए पैसे खत्म हो गए थे। फिर उसने मार्गन से फिर संपर्क किया, बट मार्गन और धनराशि देने से इनकार कर दिया। फिर दिसंबर 1901 में मार्कोनी ने इंग्लैंड के न्यूफाउंडलैंड में सफलतापूर्वक प्रेषित कर दिया, और इस तरह प्रसारण को पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बनने की दौड़ में टेस्ला पीछे रह गए। फिर टेस्ला ने मार्गन को दुनिया भर में कंपन को नियंत्रित करके संदेश और शक्ति संचरित करने की एक बड़ी योजना का समर्थन करने की कोशिश की। खैर टेस्ला तो इसमें पीछे रह गए, बट अगले 5 वर्षों में टेस्ला ने मार्गन को 50
50 से अधिक पत्र लिखे थे, जिसमें वार्डेनक्लिफ के निर्माण को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की मांग की गई थी। उसके बाद भी टेस्ला ने इस परियोजना को 1902 तक यानी कि अगले 9 महीनों तक जारी रखा। टावर को 187 फीट यानी कि 57 मीटर की पूरी ऊंचाई तक खड़ा किया गया था जून 1902 में। उसके बाद प्रेस में कुछ लोग टेस्ला की परियोजना के खिलाफ होने लगे और दावा करने लगे कि यह एक धोखा है। फिर यह परियोजना 1905 में रुक गई और 1906 में टेस्ला ने वाल्डोर्फ एस्टोरिया में अपने कर्ज को चुकाने के लिए वार्डेनक्लिफ संपत्ति को गिरवी रख दिया, जो कि अंत में $20,000 यानी कि आज के टाइम पर $5,84,000 में बिका। फिर 1917 में जहां पर उन्होंने खुद की जमीन पर जो टावर बनाया था, उस जमीन को बेचने के बाद उस टावर को गिरा दिया गया। तो गाइस, ये थी निकोला टेस्ला की वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की खोज के बारे। तो आपको क्या लगता है कि आगे तक वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की खोज हो पाएगा? कमेंट करके बताओ। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।